हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम कॉम इंडिया। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो लाई हूँ आपके लिए क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी है। मेरा ऑलरेडी एक बेटा है जो आज से 4.5 साल पहले मेरी लाइफ में आया था एंड उसकी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी भी मेरे चैनल पे है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बट इस बार आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। एक छोटी सी परी आ गई है हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए, और उसे आए हुए अब 8 दिन हो चुके हैं। तो मुझे लगा ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आप लोगों से स्टोरी शेयर करने का। एक तो अपने लिए मेरी मेमोरी लॉग हो जाएगी और साथ में मेरी कोई भी डिटेल्स जो हैं वो मिस नहीं होंगी। सो टाइमिंग इज़ परफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधा डिलीवरी की बात करने से पहले एक स्टेप बैक लेते हैं और आपको अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मुझे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी फिजिकली बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ भी था 7th मंथ में जाके, बट इस प्रेगनेंसी में मुझे फिजिकली एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये प्रेगनेंसी मेंटली काफ़ी स्ट्रेसफुल थी और उसका रीज़न ये था कि जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था तो उस टाइम पे मुझे कोविड हो गया था। ये वही टाइम है जब इंडिया में वेव 2 आया था और इतने लोगों को कोविड हो गया, तो मुझे भी उस टाइम पे हो गया था। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 3rd मंथ में अगर आपको कोविड हो जाए या कोई भी सिकनेस हो जाए तो वो कितना क्रूशल हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। बिकॉज प्रेगनेंसी में आप दवाइयाँ नहीं ले सकते, प्रेगनेंसी में काफ़ी ट्रिकी होता है कोई भी बीमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाना। तो मुझे 15 दिन लग गए थे रिकवर करने में और कॉन्स्टेंटली फियर ये था कि मतलब एक तो रिकवर कर जाऊँ और बेबी बिल्कुल ठीक रहे। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ना ये एक फियर बना रहा क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा वगैरह नहीं है अभी प्रूव करने के लिए कि कोविड का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसे जैसे स्कैन्स आते थे पास पास दिल में धक धक होती थी कि बस सब कुछ ठीक रहे। बीच में एक आधा स्कैन ऐसा भी आया जहाँ थोड़ी नर्वसनेस हो गई बिकॉज एक स्कैन में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया था बेबी के आसपास, तो वो थोड़ा सा वरीसम हो गया था। तो इस तरीके से 1-2 बार थोड़ी सी ऊंच नीच हुई भी, बट होप था कि बस सब कुछ ठीक रहेगा। मेरी ड्यू डेट थी 19th ऑफ नवंबर और मुझे उम्मीद थी कि ये बेबी जो है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा बिकॉज मेरा फर्स्ट बेबी 10 दिन पहले आ गया था अपनी ड्यू डेट से। तो सब कहते हैं कि अगर पहला बेबी जल्दी आ जाए तो सेकंड बेबी भी जल्दी आ जाता है, और ये भी बोला जाता है कि सेकंड डिलीवरी पहली डिलीवरी से आसान होती है। तो मुझे ऐसा कुछ उम्मीद थी, लग रहा था कि बस होने वाला है। और प्लस इस टाइम पे कोविड के नंबर्स काफ़ी कम हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि फिर से कोविड की स्पाइक आ जाए जहां आपको हॉस्पिटल में जाने से भी डर लगता है। सो नॉनदलेस ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ क्योंकि 19th नवंबर तक भी मुझे लेबर पेन आई ही नहीं। इनफैक्ट एक दिन पहले 18th नवंबर को मैं थोड़ा सा बेबी की मूवमेंट्स कम फील कर पा रही थी, तो मैंने अपने डॉक्टर को शाम को 6 बजे रीच आउट किया। उन्होंने बोला कि आप इमिजिएटली हॉस्पिटल जाओ और एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराओ जिसमें बेसिकली देखा जाता है कि बेबी की हार्ट रेट ठीक है और मूवमेंट्स ठीक है या नहीं। ये 20 मिनट का एक टेस्ट होता है, तो इसके थ्रू पता चल जाता है कि बेबी ठीक है या नहीं। तो वो हुआ और साथ ही में एक पेल्विक एग्जाम हुआ जिसमें ये देखा जाता है कि आपका सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं और कितना खुला हुआ है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसमें आपका सर्विक्स थोड़ा सा ऑलरेडी ओपन होता है बिकॉज आपकी बॉडी को वो पूरा पैसेज और प्रोसेस समझ आ चुका होता है। तो मेरा सर्विक्स उस टाइम पे अराउंड 2.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी ओपन था और बेबी बिल्कुल ठीक था। तो मैं घर वापस आ गई। घर वापस आने के बाद मेरी डॉक्टर से मेरी डिस्कशन हुई कि क्या किया जाए। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि देखो 40 वीक्स कंप्लीट होना मतलब आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट हो गया, आप मैक्स 1 हफ्ता और रुक सकते हो। बट मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि उस 1 हफ्ता रुकने से भी कई बार लेबर पेन आता ही नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल कि आपको नेचुरली लेबर पेन नहीं आया और आपको आर्टिफिशियली पेन इंड्यूस करना पड़ता है। काफ़ी सोचने के बाद, आपस में डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड किया कि कल की ड्यू डेट है और इस दिन ही हम जाके अपना लेबर जो है वो इंड्यूस करा लेते हैं, आर्टिफिशियल पेन ले लेते हैं। बहुत अच्छा दिन था उस दिन, गुरु नानक जयंती भी थी, हमें बाद में पता चला। तो हमें लगा बस इससे अच्छा क्या हो सकता है, सारे अच्छे साइंस हैं तो हमें चलना चाहिए मॉर्निंग में और जाके लेबर इंड्यूस करा लेना चाहिए। अगले दिन सुबह 8 बजे अपने बैग्स पैक करके हम हॉस्पिटल पहुंच गए एंड मेरी डॉक्टर ने अराउंड 10 o'clock आना था लेबर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए।
उससे पहले हमने सेटल किया, हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, हमने डांस किया, बेबी मामा डांस जो हमने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी किया था। एंड सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था। वी वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये दिन आ गया था व्हेन वी वर अबाउट टू मीट आवर बेबी। सो 10:30 के करीब मेरी डॉक्टर आई और उन्होंने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया लेबर इंड्यूस करने का। तो लेबर इंड्यूस करने के टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर आपका पेल्विक एग्जाम करते हैं, देखते हैं कि सर्विक्स कितना ओपन है और फिर एक जेल डालते हैं जो जेल सर्विक्स को जाके सॉफ्ट करना शुरू करता है और सर्विक्स को ओपन करना शुरू करता है। अब कई बार ये प्रोसेस जेल के थ्रू होता है और कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस जो है वो मेडिकेशन के थ्रू होता है जो आपको आईवी के थ्रू दिया जाता है। हाउएवर प्रॉब्लम ये हुई कि जब 10:30 पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया और जेल के 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि मेरा जो ब्लैडर था वो भरा हुआ था, तो ब्लैडर सर्विक्स के आगे आ रहा था। तो जब मेरी डॉक्टर ने पेल्विक एग्जाम किया तो वो सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पाए। सो क्या होता है कि ये एग्जाम करने से पहले आपका ब्लैडर बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपको जाके एक बार अच्छे से यूरिन कर लो, आपका खाली होना चाहिए। मैंने यूरिन किया था 30 मिनट्स पहले, हाउएवर इस टाइम पे ब्लैडर जल्दी जल्दी फुल हो जाता है, तो वो हो सकता है कि फटाफट फुल हो गया, तो वो फेल हो गया, वो वाला इंडक्शन ठीक से नहीं हो पाया। इसी तरीके से टाइम आगे बढ़ता गया एंड दोपहर के 1:30-2 बजे मुझे हल्का हल्का पेन जो है वो आना स्टार्ट हो गया था। तो 2 बजे मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने फिर से मेरा पेल्विक एग्जाम किया और सेकंड अटेम्प्ट किया जेल डालने का, और उस टाइम पे जो अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल हो गया और जो जेल था वो डल गया, सर्विक्स तक वो पहुंच गया। उसके बाद मेरी जो कॉन्ट्रैक्शंस थी वो आनी स्टार्ट हो गई और कॉन्ट्रैक्शंस को हमने टाइम करना शुरू किया। तो हर 2 से 2.5 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे जो 30 सेकेंड से लेके 45 सेकेंड्स तक लास्ट कर रहे थे एंड ये काफ़ी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस थे। बट द गुड थिंग इसमें जो हुआ वो ये था कि जो उस हॉस्पिटल की फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो फिर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे 40 मिनट कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे एक्सरसाइजेस कराई। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था वो उसी टाइम पे मुझे कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करा रहे थे, जैसे स्क्वाट्स करना, बर्दिंग बॉल के ऊपर बैठना, कुछ एक दो पोजीशंस बेड पे लेट के करना, जिससे कि बेबी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो, क्योंकि मेरी बेबी नीचे नहीं आ रही थी, बेबी ऊपर की तरफ थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि बेबी नीचे आए, साथ में सर्विक्स ओपन हो और इस तरीके से आप लेबर में चले जाते हो। तो ये हो ही नहीं रहा था। 40 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक्सरसाइज करना, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, बिकॉज आपको पेन आ रहा है और उस पेन के टाइम पे ही आपको एक्सरसाइज करना है, आप रेस्ट नहीं कर सकते हो उस पेन में। तो उस 40 मिनट्स के बाद मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि बस अब मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। बट ना आपको नींद आती है उस टाइम पे, ना आप रेस्ट कर पाते हो, आपको एक बड़ा बॉडी में अजीब सा लग रहा होता है कि बस आप खड़े रहो और आपसे कोई बात नहीं करे और आप कुछ मत सुनो, आपका ध्यान डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कोई चीज़ आपको उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो काफ़ी वो पेनफुल था। इसी के साथ अराउंड 5:30 हो गए। 5:30 पे अगला एग्ज़ाम हुआ, अगेन पेल्विक एग्ज़ाम हुआ। एंड गाइज मैं आपको बता सकती हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में मुझे ऐसे लगता है कि पेल्विक एग्जाम जो है वो बहुत ही पेनफुल चीज़ है। इनफैक्ट मुझे इतना बुरा लग रहा था कि जब डॉक्टर पेल्विक एग्जाम कर रहे थे तो एक नेचुरल आपकी टेंडेंसी होती है कि आप पेन को रेजिस्ट करते हो। तो मतलब मैंने अपने डॉक्टर को अपना पैर भी मारा, उनके हाथ को भी टाइटली पकड़ लिया, शायद नाखून वाखून भी लग गए होंगे, बट मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ एक बच्चे की तरह। बट आप उसी तरीके से हो जाते हो बिकॉज आपको इतना पेन हो रहा होता है। तो वो हुआ 5:30 बजे जब उन्होंने एग्ज़ाम किया, तो उन्होंने कहा कि अभी जो सर्विक्स है वो अराउंड 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया है, बट लेबर में जाने के लिए क्या होता है कि 7 सेंटीमीटर और 7 से फिर 10 सेंटीमीटर पे जब जाता है तो फिर आप एकदम से ही डिलीवरी जो है वो हो जाती है, तो काफ़ी क्विकली वो मूव होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी 5 सेंटीमीटर हो चुका है, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। उसी के बाद मुझे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग वगैरह भी हो गया था, जो फिर उन्होंने चेंज वगैरह कर दिया। बट इसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा इंटेंस हो गए, मुझे और ज़्यादा पेन होने लग गया। और जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं इस पीरियड में, आप कुछ खा पी नहीं रहे होते हो, तो आप बेसिकली सुबह 10 साढ़े 10 के बाद मैंने कुछ खास खाया नहीं था। लिक्विड डाइट थी, थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी बस, उसके अलावा कुछ खास नहीं खाया हुआ था। तो आपको वैसे भी बॉडी वीक लग रही होती है, एनर्जी कम लग रही होती है, जबकि आपको बोला जाता है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करो बिकॉज जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे आपको एनर्जी चाहिए होगा।
सो इस तरीके से टाइम आगे बढ़ता गया, पेन बढ़ते गए और मतलब मेरी जो कंडीशन थी वो और ख़राब होती गई। सो अराउंड 6:30 की बात है कि मैंने और सौरभ ने आपस में बात करी कि क्या हम एपिड्यूरल ले लें। तो मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मेरा लेबर जो था अराउंड 21 घंटे चला था। तो मॉर्निंग में आई थिंक अराउंड 17-18 घंटे के बाद जाके मैंने एपिड्यूरल लिया था। एपिड्यूरल आपके स्पाइन में एक इंजेक्शन लगता है जो आपके जब कॉन्ट्रैक्शंस में जो पेन आता है वो फिर आप फील नहीं कर पाते हो। तो द गुड थिंग इज़ दैट आपको पेन फील नहीं हो रहा है, बट उसका जो कॉन है, उसका जो बैड थिंग है वो ये है कि जब आप डिलीवरी कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको हर पेन में पुश करना होता है बेबी को। तो जब आपको पेन फील ही नहीं होगा तो आप पुश कैसे करोगे। तो कई बार उस वजह से क्या होता है कि एपिड्यूरल की वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे मेरे टाइम पे हुआ था कि मैंने फर्स्ट बेबी के टाइम पे पूरा कॉन्ट्रैक्शंस फील किया, बट जब मैं डिलीवरी करी थी, मैं पुश कर रही थी उसको, तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था पेन। तो डॉक्टर मुझे एक मॉनिटर पे देख के बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन आया, आप पुश करो, बट मुझे पेन फील नहीं हो रहा था। सो ये इसका एक फ्लिप साइड है। तो इस बार हमने 6:30 बजे डिस्कस किया कि क्या एपिड्यूरल इस बार भी ले लिया जाए, बट फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज पिछली बार जब मैंने एपिड्यूरल लिया था तो उसके बाद मुझे बैक में पोस्ट रिकवरी पीरियड में काफ़ी पेन रहता था, मैं फीड कराती थी तब पेन होता था, ओवरऑल एक बैक एक रहता था जिसको ठीक होने में टाइम लग गया था। तो हमने डिसाइड किया क्या करें। हमने सोचा कि अपनी डॉक्टर को कॉल करते हैं। हमें अपनी डॉक्टर में काफ़ी फेथ है, डॉक्टर मंजू गुप्ता है, मदरहुड हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड। तो हमें उनके में काफ़ी फेथ है कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सही रही है पहले के केस में भी, और अभी भी वो बिल्कुल हमें जानती हैं और उन्हें पता है कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं कितना नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कॉल किया, उन्होंने बोला कि अब जो टाइम है वो निकल चुका है एपिड्यूरल लेने का, ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर ऊपर ओपन हो चुका है, फटाफट इसका और हो जाएगा, सो यू शुड नॉट टेक एपिड्यूरल। तो हमें भी हिम्मत आई कि ठीक है, नहीं लेते एपिड्यूरल, देखते हैं। इसके बाद गाइज 7 बजे डॉक्टर फिर से आए और उन्होंने फिर से मेरा पेल्विक एग्जाम किया चेक करने के लिए कि सर्विक्स कितना ओपन हुआ है। और उस टाइम मैं बहुत पेन में थी, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो चेक कर रहे थे तो वो पेन अनबेरेबल था। एंड उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि अभी भी 5 सेंटीमीटर है, हो सकता है 3 घंटे और लगें। ये सुनते ही मेरा जो पूरा मोराल था वो एकदम, जैसे बोलते हैं ना, कि ख़त्म हो गया कि मैं 3 घंटे और कैसे निकालूंगी। मुझे इतना पेन है कि मुझे लग रहा है मैं क्रैश कर जाऊंगी। और उस टाइम पे आई थिंक उस टाइम पे या उससे पहले ही उन्होंने थोड़ा आईवी के थ्रू भी मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शंस को और इंटेंस करने के लिए। सो जब ये वाला एग्ज़ाम हुआ मुझे इतनी ज़्यादा पेन हुई। मेरे साथ 3 लोग थे, मैंने कहा आप लोग मुझे पकड़ लो तब जाके आप ये एग्ज़ाम कर पाओगे, नहीं तो मेरे तो हाथ पैर चलते ही रहेंगे। बट इसके बाद जब डॉक्टर गए तो फिर काफ़ी एक बुरी चीज़ हुई, मुझे इमिजिएटली वॉमिटिंग हो गई। सो कहते हैं कि ये वॉमिटिंग इसलिए होती है बिकॉज पेन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है तो बॉडी उसे ले नहीं पाती। तो मुझे वॉमिटिंग हुई और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि मुझे लगा अब बस मैं क्रैश ही हो जाऊँगी, मतलब मैं बेहोश हो जाऊँगी, मेरे में होश ही नहीं रहेगा। तो वो वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग होने के बाद सब क्लीन वीन किया तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को कॉल किया कि मैम मुझसे वॉमिटिंग हो गई है। एंड उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट 10 मिनट के अंदर जो नर्स वगैरह थे वो आ गए और उन्होंने बोला कि चलो आपको लेके जा रहे हैं लेबर डिलीवरी रूम में। एंड मैंने कहा अभी कैसे लेके जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अब बस लेके जाना है, मैम ने बोला है। तो ये करने के बाद मैं अगले 10 मिनट में नीचे लेबर डिलीवरी रूम में पहुंच गई और मुझे चेयर पे लेके जाया जा रहा था और लोग जो बाहर लॉबी में सब लोग खड़े थे, मतलब हमारी साइड के नहीं, नॉर्मल जो बाकी हॉस्पिटल में थे, वो लोग लिटरली मुझे देख रहे थे कि एक ज़ॉम्बी लग रही है, इसमें ना कोई हिम्मत है ना कुछ है, ये जाके डिलीवरी करेगी कैसे। सौरभ को भी यही टेंशन हो रही थी बिकॉज पिछली बार सौरभ मेरे साथ थे डिलीवरी रूम में। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कुछ हॉस्पिटल्स हस्बैंड को साथ में रहना अलाउ कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आपको काफ़ी मोरल, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है अपने पार्टनर से। तो सौरभ को था ये क्या कर पाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी आज। बट सौरभ ने बिल्कुल दिखाया नहीं, मुझे कॉन्स्टेंटली हिम्मत दी कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो करके हम डिलीवरी रूम में पहुंचे। वहाँ पे पहले तो मैंने अपनी डॉक्टर को देखा तो उनको देखते ही एक मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया कि मैम हैं। बस वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे बोला गया कि अब पुश करना स्टार्ट करो, मतलब कोई डिस्कशन नहीं हुई कि सर्विक्स कितना ओपन है कितना नहीं है। मैम ने बस मुझे बोला कि अब जब तुम्हें पेन आएगा तुम्हें पुश करना है। एंड मैंने पुश करना स्टार्ट किया और मुझे उस टाइम पे इतना पेन आ रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका माइंड कहता है कि आप पेन को हैंडल करो या पुश करो, आप 2 इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकते हो उस पेन में।
तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगी, और मैं गलत करने लग गई। मतलब मैं पेन को ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी और पुश करना बंद कर रही थी। मतलब जब मेरे को पेन आ रहा था तो मैं नीचे पुश करने की बजाय मैं ऊपर की तरफ हो रही थी कि मैं वो पेन ले ही नहीं सकती। और मतलब मैं इतना चिल्ला रही थी और मैं हाथ पैर मार रही थी, और मतलब सब लोग काफ़ी घबरा गए थे कि कैसे होगा। और लिटरली मुझे मेरी डॉक्टर से डांट भी पड़ी कि अगर तुम ठीक से नहीं करोगे तो मैं रूम से बाहर चली जाऊंगी। मतलब वो बेसिकली मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि करो, मतलब बेबी दिखने लग गया है हमें। तो सौरभ की आवाज़ आ रही है कॉन्स्टेंटली कि मानसी बेबी दिख रहा है, करो करो करो। बेबी का जो सर था वो दिखने लग गया था। तो गाइस पता नहीं क्या हुआ, बट 5 या 6 पुशेस के बाद मतलब एकदम से ही मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक ब्लैकआउट सा हो गया था। मैं तो देख भी नहीं थी, मेरी आंखें बंद थी पेन की वजह से। बट मैम ने कुछ तो मेरे पेट के ऊपर किया, मतलब उन्होंने मेरे पेट को टच किया और एकदम से बेबी बाहर, और बेबी को मेरे पेट के ऊपर रखा। बेबी बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी, एकदम से उसकी हमने क्राई सुनाई दी। तब हमें पता नहीं था बेबी गर्ल है या बॉय है, और मैम ने एकदम से हमें बोला कि ये लो तुम्हारी बेटी आ गई और तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो वो जो मोमेंट था वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था, 2 रीजंस की वजह से। एक तो ये था कि बेटी हो गई, तो इस बार हमें बड़ी इंट्यूशन थी दोनों को स्ट्रॉन्ग कि हमें बेटी होगी। मैं तो शुरू से ही बोल रही थी कि बेटी होगी बेटी होगी बेटी होगी। कहते हैं ना कि आप जो बोलो यूनिवर्स भी आपकी बात सुनता है और फिर वही आपके साथ होता है। तो ये था, कबीर को भी लास्ट में जाते जाते वो यही हो गया था कि देखना मम्मा सिस्टर होगी, चाहे जो हो ठीक है बट सिस्टर होगी। सौरभ को भी अंदर से ये था। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था पहला कि बेटी आ गई है, और दूसरा ये कि ये जो जर्नी है पूरी पेरेंटिंग की ये कंप्लीट हो गई। बिकॉज हमने हमेशा सोचा था कि हमारी फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए, तो वो 2 बच्चे हो गए। और अब हमारी ये जो पूरी पेरेंटिंग जर्नी है इस पूरे प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोनों चीज़ों को लेके बहुत ही खुशी थी, बहुत इमोशन था। मैंने सौरभ की तरफ देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि पिछली बार जब कबीर हुआ था तो मैं रो रही थी एंड सौरभ वाज लाइक लाफिंग एंड हैप्पी। और इस बार ये हुआ कि सौरभ वाज इन टीयर्स और मैं मतलब एकदम हंस रही थी और मैं खुश थी कि मतलब हो गई, मेरी बेटी हो गई, एंड यू नो आई वाज सो हैप्पी। तो सौरभ के आंसू आ गए, तो बहुत टचिंग लगा वो देख के कि उसको कितना चाहिए था कि उसकी बेटी हो जाए। उसने जल्दी से डॉक्टर को हग किया, मुझे हग किया, और वो भागा बिल्कुल कि मैं सबसे पहले जाके कबीर को फ़ोन करूंगा और कबीर को बताऊंगा कि आपकी सिस्टर आ गई है, क्योंकि कबीर तब घर पे था। कबीर, योर बेबी हैज कम। क्लैपिंग। अभी आई कांट शो यू। इट्स अ गर्ल कबीर। तो बस इस तरीके से हमारी छोटी सी परी हमारी लाइफ में आ गई, और फिर जो बाकी का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। मुझे स्टिचेस लगे, इस बार बहुत कम स्टिचेस लगे, हार्डली 3 स्टिचेस लगे हैं, कोई टीयरिंग वगैरह नहीं हुई। तो बेबी बिल्कुल आराम से आ गई, वो बिल्कुल हेल्दी है और एकदम ठीक है। तो मेरी जो सबसे बड़ी वरी थी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी की वो भी ठीक थी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था कि क्या बेबी ठीक है, तो उन्होंने बताया हाँ बेबी बिल्कुल ठीक है। और बस इस तरीके से मेरा जो लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस था वो फुलफिल हो गया। बट हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको एक अच्छे डॉक्टर की कितनी इम्पोर्टेंस होती है और क्या रोल वो प्ले करते हैं। तो जब बेबी को बाहर निकाला और बेबी मेरे पेट पे थी और वो रो रही थी, तो उसके यहाँ और यहाँ पे थोड़ी सी पॉटी लगी हुई थी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब बेबी पॉटी कर देता है तो आपको टिपिकली जो मैंने सुना है कि इमिजिएटली बोला जाता है कि सर्जरी कर दो, सी सेक्शन कर दो बेसिकली। तो फिर उस टाइम पे हमारे डॉक्टर ने बताया कि भाई अराउंड 5:30 पे जब आपका पेल्विक एग्जाम हुआ था तब हमें हल्के हल्के से पॉटी के फ्लेक्स दिख गए थे। तो हम बहुत ज़्यादा तो चांस नहीं ले सकते थे, बिकॉज अगर बेबी ने प्रॉपर पॉटी कर दी और वो खा ली तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हाउएवर हम सब कुछ मॉनिटर करते हुए एक चांस लेना चाहते थे कि अगर विद इन टाइम जो है एक बार डिलीवरी ट्राई कर सकें तो वाई नॉट। और वही हुआ, उन्होंने वो चांस लिया क्योंकि हार्ट बीट वगैरह बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो उन्होंने वो चांस लिया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। एंड नॉर्मल डिलीवरी गाइस मतलब बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। मतलब इस बार की पेन मैं भूल ही नहीं सकती हूँ, इतना पेनफुल प्रोसेस है। हाउएवर जो उसका आफ्टर फेज़ है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। मतलब रात को मेरी बेबी हुई है और अगले दिन मॉर्निंग 10 बजे मुझे बोल दिया गया था कि आप डिस्चार्ज हो सकते हो, आप घर जा सकते हो, एंड दैट्स इट। मतलब बस इतना। और उसके बाद से अभी मुझे 8 दिन हो चुके हैं, मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। इस बार मेरी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है, और क्योंकि मैंने थैंकफुली एपिड्यूरल नहीं लिया तो मुझे बैक एक वगैरह भी कुछ नहीं है, मेरे स्टिचेस भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, एंड ओवरऑल भी मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम। जबकि एज वाइज अब मैं 5 साल आगे हो गई हूँ, बट या आई एम डेफिनेटली फीलिंग बेटर देन द फर्स्ट टाइम।
सो ये थी मेरी पूरी स्टोरी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं। मैं अपने डॉक्टर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जस्ट इन केस आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो। सो डू कंसल्ट हर, शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर एंड शी इज़ नोन फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सारे बेसिकली उनकी स्पेशलाइजेशन है। और काफ़ी यंग डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, आपको उनसे मिलके काफ़ी मज़ा आएगा। सो गाइज लास्ट 8 दिन हमारी लाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल 8 दिन रहे हैं। ये फेज़ ही बिल्कुल अलग हो गया है लाइफ का। एक बेटा और एक बेटी, भाई बहन का कॉम्बिनेशन, प्यार, बॉन्ड देख के, फैमिली को कंप्लीट होते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये भी अच्छा लग रहा है कि हिम्मत करी मैंने और मैंने नॉर्मल डिलीवरी कर ली। ऑल्दो आई एम नॉट अगेंस्ट सी सेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ज़रूरत है, आपकी कोई ऐसी कंडीशन हो रही है या आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली सी सेक्शन के लिए जा सकते हो। बट सी सेक्शन में पोस्ट रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास हेल्प है, सपोर्ट अवेलेबल है तो वाई नॉट। मतलब इट्स नॉट दैट सी सेक्शन में कोई हार्म है, बट देर इज़ नथिंग लाइक अ नॉर्मल डिलीवरी। ये मैं आपको अपने 2 एक्सपीरियंसेस के बाद बता सकती हूँ। एंड मदरहुड इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। जब आप अपने बेबी को देखते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। मतलब मुझे जब मैं लेबर रूम से अपने रूम में वापस गई तो मैं अपनी सारी पेन भूल चुकी थी। और मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब मैंने वो 8-9 घंटे जो चला पूरा प्रोसेस वो कैसे निकाला वर्सेस जो अगले 8 सेकंड थे जिसमें मैंने अपने बेबी को उठाया और देखा और मुझे मतलब याद ही नहीं है कि मुझे कोई पेन हुआ था। सो गाइज ये थी मेरी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा अगर आपने रिलेट किया हो। आई एम श्योर हर मदर यही एक्सपीरियंस करती है। लेबर डिलीवरी सबके लिए काफ़ी टफ होता है और होने के बाद जो फीलिंग होती है वो ऐसी ही होती है जैसे मुझे अभी हो रही है। आई एम श्योर आप लोगों को भी हो रही होगी। तो आने वाले दिनों में मिलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ के साथ एंड इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।